Message to the people of Lebanon. Do you remember when your country was called the Pearl of the Middle East? I do. So what happened to Lebanon? A gang of tyrants and terrorists destroyed it. That's what happened. I say to you, the people of Lebanon, free your country from Hezbollah so that this war can end. ये थे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान के लोगों से अपील की और ये भी कंफर्म किया कि हिजबुल्लाह के अगले चीफ को इजराइल मार गिराने में सफल हुआ है। लगातार साउथ लेबनान में हमलों के दौरान उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के अगले कमांडर को भी मार गिराया। असल में इजराइल के ठीक ऊपर लोकेटेड लेबनान पावर का गढ़ है हिजबुल्लाह ग्रुप का। हिजबुल्लाह पूरे लेबनान के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है। पहले समझते हैं लेबनान लोकेटेड कहाँ है। अगर हम मिडिल ईस्ट में जाएं तो इजराइल के ठीक ऊपर हमें देखने को मिलेगा लेबनान का ये देश, जिसके ऊपर लगातार कब्जा जमाता जा रहा है हिजबुल्लाह, और ऑलमोस्ट पूरे लेबनान के ऊपर आज हिजबुल्लाह की पकड़ बढ़ चुकी है। और इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है साउथ लेबनान में, जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है इजराइल के साथ। लेबनान की एक तरफ सीरिया है और नीचे है इजराइल। लेबनान को कंसिस्टेंट सपोर्ट सीरिया के थ्रू मिलता है, जो कि लेबनान में बेस्ड हिजबुल्लाह को हथियार प्रोवाइड करता है और हिजबुल्लाह लड़ाई लड़ता है इजराइल के साथ। तो ये है इस जगह की ज्योग्राफी। अब समझते हैं इस चीज़ की पूरी पॉलिटिक्स की, कैसे हिजबुल्लाह जो लेबनान में बेस्ड है सीरिया और ईरान की मदद से ये लड़ाई लड़। तो हुआ यूँ है कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने खुद डिक्लेयर किया कि उन्होंने अगले रिप्लेसमेंट को मार गिराया। किसके रिप्लेसमेंट को? तो याद रखिए, पहले लेबनान जो एक देश है, इसमें एक ग्रुप एक्टिव है जिस ग्रुप का नाम है हिजबुल्लाह, जो कि एक शिया ग्रुप है और इनका एक प्रमुख मकसद है इजराइल की तबाही। और हिजबुल्लाह के सबसे सफल और सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ का नाम था हसन नसरुल्लाह, जिनको हाल में ही मार गिराया इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने। उसके बाद इजराइल ने न सिर्फ हसन नसरुल्लाह को मार गिराया, उसके बाद जो उनके होने वाले रिप्लेसमेंट थे हाशिम सैफुद्दीन, उनको भी मार गिराने में सफल रही है इजराइल की डिफेंस फोर्सेस। हाशिम सैफुद्दीन असल में हसन नसरुल्लाह के कज़न हैं और बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है हिजबुल्लाह के अंदर ही। हसन नसरुल्लाह के बाद हाशिम सैफुद्दीन की मौत ये प्रूव करती है कि हिजबुल्लाह के पूरे स्ट्रक्चर को तबाह करने की क्षमता आज इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के पास आ चुकी है। असल में हिजबुल्लाह जो बेस्ड है लेबनान में, ये 1985 में स्टैब्लिश हुआ था और 1992 के बाद से ऑलमोस्ट इसे लीड कर रहे थे हसन नसरुल्लाह, जिसने काफ़ी सक्सेसफुली हिजबुल्लाह को बिल्ड किया, जिसके तहत हिजबुल्लाह ने खुद को पहले अपने आप को एज अ मिलिटेंट ग्रुप खड़ा किया, फिर कुछ टेररिस्ट अटैक्स किए और उसके बाद अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह रन करना स्टार्ट किया और फिर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह भी रन करना स्टार्ट किया और आज लेबनान के ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है। यहाँ तक कि हसन नसरुल्लाह के लीडरशिप में ही कहा जाता है कि 2006 में जब इजराइल के साथ लड़ाई लड़ी थी लेबनान में, जहाँ लेबनान से इजराइल बाहर निकला था पहली बार, लगभग लेबनान के साउथ के रीजन से इजराइल को ढकेल के बाहर भेजने में कामयाब रहे थे, उसकी कामयाबी का श्रेय भी हिजबुल्लाह को ही जाता है। लेकिन हिजबुल्लाह से लगातार खतरा झेल रहा इजराइल इस बात को अच्छे से समझता था कि हिजबुल्लाह को तबाह करने के लिए उसे उसके स्ट्रक्चर को तबाह करना पड़ेगा और वही करने में लगभग कामयाब होता जा रहा है इजराइल। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शख्स कौन थे? तो वो थे हसन नसरुल्लाह। हसन नसरुल्लाह ने लगभग इस पूरे स्ट्रक्चर को बिल्ड किया था। तो हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद हम देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है हिजबुल्लाह के मिसाइल रॉकेट फोर्स का, उन सब को तबाह करने में कामयाब हो गई है ये इजराइल की डिफेंस फोर्सेस। अब सवाल ये था कि आखिर इनको इतने रॉकेट्स और हथियार देता कौन था? तो इनको रॉकेट्स और हथियार प्रोवाइड करता था ईरान, क्योंकि ईरान की स्पेसिफिकली एक IRGC है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसकी एक कुद्स फोर्स है, जो कि इजराइल से बाहर के देशों में जहाँ भी रिवोल्यूशन होने की संभावना है, जहाँ दो लोग दिक्कतें झेल रहे हैं, उनको सपोर्ट करती है। याद रखिए, ईरान एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है और हिजबुल्लाह भी एक शिया ग्रुप है। असल में लेबनान में 3 धर्म हैं, शिया, सुन्नी और क्रिश्चियंस। माफ़ करिएगा, शिया सुन्नी इस्लाम के सब सेक्ट्स हैं, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं और इन तीनों की जनसंख्या लगभग 33% के आसपास है। तो इसलिए शिया ग्रुप की जो बातें रखनी है, शिया ग्रुप की तरफ से जो सबसे पावरफुल फोर्स इस देश में है वो है हिजबुल्लाह। और हिजबुल्लाह को खड़ा ही इसलिए किया गया था ईरान के द्वारा कि ये स्ट्रांगली शिया राइट्स की बात कर सके और इजराइल के ऊपर दबाव बना सके और इजराइल से लड़ सके। और इसी तरह इजराइल से लड़ने के लिए हिजबुल्लाह की इस्टेब्लिशमेंट होती है। हिजबुल्लाह का मतलब होता है पार्टी ऑफ गॉड। तो ये पार्टी ऑफ गॉड असल में
कई देशों में एज ए टेररिस्ट ग्रुप भी देखी जाती है, क्योंकि कई एम्बेसीज पे अटैक कर चुके हैं 1980s और 90s के पीरियड में। उसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टी बनी और बाद में एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बॉडी भी बन के तैयार हो चुके हैं, और इन सब के पीछे कहा जाता था हाथ है हसन नसरुल्लाह का। लेकिन लेबनान की पकड़ जैसे जैसे रॉकेट्स के ऊपर मजबूत होती चली गई और वो स्ट्रांगली हमले करने लग गए इजराइल के ऊपर, उसी तरह इजराइल ने अपने आप को स्ट्रांग करना शुरू किया टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर में। नतीजा ये हुआ कि लेबनान में हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं उनके मोबाइल हाथ में ब्लास्ट करने लग गए, तो इन लोगों ने मोबाइल यूज़ करना बंद कर दिया। हसन नसरुल्लाह ने पब्लिक में आना बंद कर दिया, लेकिन जब मोबाइल नहीं तो पेजर का इस्तेमाल करने लग गए यहाँ के लोग, और पेजर्स को भी उन्होंने डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। और हाल तो तब हो गया जब हिजबुल्लाह की कमांडर्स अगर ईरान, इराक या सीरिया भी जाते थे तो वहाँ भी इनको मार गिराने की क्षमता डेवलप कर ली इजराइल ने, जिससे कि पूरा का पूरा जो उनका स्ट्रक्चर है वो तबाह हो गया और ये इतने कमज़ोर पड़ गए। मैं आपको याद दिलाऊं कि आपको मैंने बताया था कि जो ये पूरी कहानी है जिसके अंदर हम कमांडर्स की बात कर रहे हैं, हशीम सैफुद्दीन की बात कर रहे हैं, यहाँ मैंने मेंशन किया था IRGC और कुड्स फोर्स, इसके जो कमांडर थे कासिम सुलेमानी, उनको भी मार गिराने में कामयाब रहा था इजराइल। और इसका मतलब है कि कंसिस्टेंटली हिजबुल्लाह और हमास के लीडर्स को टारगेट करके मारने की क्षमता डेवलप कर ली है इजराइल ने। और उसके बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर का लाइव टीवी पे आके सब बोलना कि लेबनान के लोग हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़े हो जाएं, दिखाता है कि इजराइल इस जंग को बहुत आगे तक लड़ने की तैयारी में है। अब बात यह है कि इन्होंने कहा क्या। इन्होंने अपनी स्पीच में बोला कि केवल हमने नसरुल्लाह के रिप्लेसमेंट को ही नहीं, नसरुल्लाह के आगे और जो भी रिप्लेसमेंट होगी उनको भी मार गिराया। तो कहा जा रहा है कि शायद ये दर्शाता है कि काफ़ी स्ट्रांगली वो चीज़ों को पुश कर रहे हैं। अब जब हम बात करें हिजबुल्लाह की, ये हिजबुल्लाह का आप कह सकते हो सिंबल है, और हिजबुल्लाह को सीधा सीधा सपोर्ट कोई करता है तो कोई ईरान करता है। असल में 1979 में ईरान में होता है एक इस्लामिक रेवोल्यूशन। उस रेवोल्यूशन के होने के बाद ईरान में जो पहले मोनार्की थी, राजशाही थी शाह पहलवी रज़ा की, वो बदलती है और अयतुल्लाह ख़ोमेनी के अंतर्गत शुरू होता है एक इस्लामिक रिपब्लिक का गठन। और ये इस्लामिक जो चीज़ें शुरू होती है 1979 के बाद से, ये दुनिया भर में पुश करना शुरू करती हैं शिया वर्ल्ड व्यू को और शिया मिलिटेंसी को भी, जिसमें कि प्रमुख इलाके होते हैं इराक, लेबनान और सीरिया, जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में शिया पॉपुलेशन। इसके अलावा ये यमन में भी बढ़ावा देना स्टार्ट करते हैं आइडियोलॉजी को, ताकि एक इस्लामिक रेवोल्यूशन हो सके जो इनको सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट में लाती है सऊदी अरेबिया और सुन्नी ग्रुप्स के से, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो कि उनकी कुर्सी चली जाए, उनकी जो मोनार्की है वो ख़त्म हो जाए, और वो शिया ग्रुप से थोड़ा अलग भी अपने आप को मान के चलते थे। शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट इस्लाम में काफ़ी समय से चला आ रहा है, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये डिवाइड वहाँ भी आ गया। लेकिन इजराइल के ऊपर लगभग इतना डिफरेंस नहीं है दोनों ही ग्रुप्स का, शिया और सुन्नी दोनों ही इजराइल से नफरत करते हैं। तो जब 1979 के बाद ईरान ने इस चीज़ को पुश करना स्टार्ट किया अंडर अयतुल्लाह ख़ोमेनी, तो लेबनान में एक जो ग्रुप था जिसको सबसे ज़्यादा मदद मिली, उस ग्रुप का नाम था हिजबुल्लाह। और हिजबुल्लाह को पहले कुछ हथियार मिलने स्टार्ट हुए, थोड़ी फाइनेंशियल मदद मिलनी स्टार्ट हुई, और वो लीड करने में सबसे बड़ा नाम कोई आ गया है तो वो था हसन नसरुल्लाह का। और हसन नसरुल्लाह को अब तबाह करने के बाद जो अगले व्यक्ति थे हाशिम सैफुद्दीन, जो कज़न थे हसन नसरुल्लाह के, जो जिन्होंने शादी की थी कासिम सुलेमानी की बेटी के साथ, यानी एक बहुत बड़े प्रोमिनेंट फिगर थे इन ईरान, हिजबुल्लाह, इराक, सीरिया नेक्सस जो पूरा का पूरा है। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि ये मौत शायद हिजबुल्लाह के पूरे स्ट्रक्चर को तबाह करने की क्षमता रखे। अगर हम देखें ईरान बैक्ड ग्रुप को, तो इराक में वो खातिब हिजबुल्लाह को पुश करते हैं, लेबनान में हिजबुल्लाह को पुश करते हैं, गाज़ा में हमास को पुश करते हैं, यमन में हौती रिबल्स को पुश करते हैं, जिसमें अगर आप हमास को छोड़ दें तो बाकी सारी जो है वो शिया मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। तो शिया पावर्स को पुश करने का मेन जो जिम्मा ईरान ने उठाया है, उसके खिलाफ उनका सीधा संघर्ष है इजराइल के साथ। और इजराइल ने ये तय कर लिया है कि वो बमबारी रोकेगा नहीं, और सारी की सारी लीडरशिप को जो भी अलग अलग ग्रुप्स के उनको तबाह करने के बाद ही मानेगा। और उसी में अगला कदम उन्होंने उठाया हाशिम सैफुद्दीन की मौत का। और हाशिम सैफुद्दीन, हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद शायद अब लेबनान अपने आप को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर पाएगा नहीं, ये डिपेंड करेगा कि हिजबुल्लाह का कंट्रोल कितना कंट्रोल बढ़ता है या कम होता है। अभी ऑलरेडी लेबनान में ये नियम है कि वहाँ की पॉलिटिकल पावर कुछ इस तरह से बांटी हुई है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर एक ग्रुप से आते हैं, प्रेसिडेंट दूसरे ग्रुप से आते हैं, और स्पीकर ऑफ जो वहाँ की पार्लियामेंट है वो अलग ग्रुप से आते हैं। शिया स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, सुन्नी प्राइम मिनिस्टर और
जो क्रिश्चियन है वो प्रेसिडेंट की बात थी, लेकिन कई सालों से वहाँ कोई प्रेसिडेंट नहीं है। तो इसीलिए लेबनान की हालत बहुत ख़राब है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन और तबाही का मंजर है। इस युद्ध के बाद तो वो बहुत कुछ खो चुके हैं, लेकिन फिर भी इजराइल के लिए ये हमले करना कंपैरेटिवली आसान हो गया है, क्योंकि उनकी मिलिटेंट ग्रुप्स पे पकड़ कि कौन कहाँ है, उनकी जो खुफिया विंग है मोसाद, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में बहुत आगे निकल चुकी है। इसलिए अब हमें दिख रहा है कि हाशिम सैफुद्दीन की जान के बाद शायद इजराइल लगातार हिजबुल्लाह में होने वाले अगले सभी चीफ्स को मारने की क्षमता डेवलप करना शुरू कर दे। ऑलरेडी वो हमास हिजबुल्लाह के लीडर्स को निशाने पे लाके तबाह कर चुके हैं। तो अब देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।